हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई, यूएस से रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन हटाने का प्लान कर रहा है। और ये खाली इंडिया की बात नहीं चल रही है, हर जगह की बात चल रही है। रीजन क्या है? क्योंकि यूएस को भी समझ में आ गया है ये जो ईरान के साथ में वसूड़ी पाल ली है, इसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प को लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंट्रीज डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट भी हो सकती है और वहां के सिटीजन बाय डिफॉल्ट अगेंस्ट होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर मैं ऑयल प्राइसेस की बात करके चलूं तो पिछले 13 महीने में पहली बार $80 पर बैरल पहुंच गया भाई। ये अभी ईरान की एक ऑयल फैसिलिटी भी जल रही है जिससे पॉल्यूशन इकट्ठा हो रहा है, ऐसा मैंने ट्विटर के ऊपर पढ़ा है। और उसकी वजह से एसिड रेन टाइप की चीजें हो सकती है। इंडिया तक नहीं आ रहा, पाकिस्तान तक आएगा पर तो इसकी वजह से और भी ऑयल में डिस्ट्रप्शन आती हुई दिखाई देगी। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसके हिसाब से ब्रिटेन के पास में मात्र 2 दिन की गैस बची है भाई, ये जो मिडल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है उसके बाद में। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, 2 दिन के बाद में क्या होगा वहां पर। अब मान के चलो कोई ठंडी कंट्री है, यहाँ पे बर्फ बर्फ है, सब कुछ है, जहां पर हीटिंग होती है, हीटिंग के लिए गैस का यूटिलाइजेशन होता है भाई, उस देश का क्या होगा। ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिससे कहीं ना कहीं यूएस को ही नुकसान होता हुआ दिखाई देगा कि सब लोग उसके अगेंस्ट हो रहे हैं। कतर ने कहा है कि ये जो ऑयल प्राइसेस है ये $150 पर बैरल जा सकते हैं। $150। अभी 80 बैरल 13 महीने का रिकॉर्ड हाई है, यहाँ 150 की बात करी जा रही है। मतलब ये ऑल टाइम वाली हाई वाली बात हुई। अभी मेरे पास में ईवी गाड़ी है तो मैं कह सकता हूँ भाई ठीक है, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भाई, सबको फर्क पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर गैस का यूटिलाइजेशन होके कुछ बन रहा है वो महंगा होता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली मान के चलो इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब अच्छी चीज ये है कि हमारे पास में टैंकर्स है जहां पर हमारे पास में ऑयल रिजर्व पड़ा है, इसलिए अपने को ज्यादा नुकसान नहीं है कि भाई अपने पास में 2-3 महीने का बैकअप है। और हम रशिया से भी अब ले रहे हैं, घुमा के साइड से लेके आ रहे हैं, हमारे पास में अपनी रिफाइनरीज भी है, तो एज एन अपने को बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ग्लोबली ये टेंशन आती हुई दिखाई देगी, खासकर वेस्ट के अंदर। अब मजे की बात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जो शिप जा रही है ना, वो चाइनीज झंडा लगा के जा रही है, या फिर कह रहे हैं कि भाई हम चाइनीज शिप है। नहीं भी है तो भी एक नया रास्ता निकाल लिया गया है, क्योंकि चाइना से कोई पंगा नहीं लेगा, ना यूएस वाले पंगा लेने का बंद करेंगे। और ईरान को कहीं ना कहीं चाइना सपोर्ट कर रहा है इस वॉर के अंदर, मतलब ये डायरेक्टली कर रहा है नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं ईरान चाइना वालों को जाने दे रहा है। तो इसी का सबने लूप होल निकाल दिया बोल के भाई चाइना वालों की शिप है, चाइना वालों की शिप है। बाकी फॉर्मूला 1 की बात करके चले तो उन्होंने $1.9 बिलियन का लॉस किया है, ये जो अभी ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से। और ये अभी की बस स्टार्टिंग मान के चलो। अभी इनका 2026 का सीजन ओपन होने वाला था, जहाँ पे बहरीन के अंदर 12 अप्रैल को इवेंट था, सऊदी अरेबिया के अंदर 19 अप्रैल को इवेंट था। अब ये फंसते हुए दिखाई दे रहे क्योंकि ये वॉर्स भी इतनी जल्दी रुकने नहीं वाली, और रुक भी जाएगी ना तो भी कुछ बड़ा इवेंट होने से पहले लोग सोचेंगे 2 बार। जितना मैंने सुना है भाई, दुबई के प्रॉपर्टी के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, ऑल्दो वहां पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि दुबई वाले पीआर भी बहुत सॉलिड कर रहे हैं। मतलब अंत कभी बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो ना, कि भाई हमको क्या सीखना चाहिए दुबई से। पीआर के अलावा ठीक है, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन भी अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं पीआर भी बहुत ही सॉलिड करते हैं वो। क्योंकि मैं तो मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे तो पता लग जाता है ना, जब एक ट्रेंड बन रहा होता है तो समझ में आता है भाई ये ट्रेंड है। बाकी मैं वीडियो में जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आके लाता रहता हूँ। बाकी इंडियन एयरलाइंस की बात करके चले तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 200 करोड़ रुपए डेली का लॉस उनको देखने को मिल रहा है। क्योंकि भाई पहली बात तो उस साइड से फ्लाइट्स नहीं जा सकती, और इनफैक्ट अब तो और पॉल्यूशन वाला जो सीन हो गया है, जो ऑयल टैंकर जले हैं इसकी वजह से हवा में बहुत पॉल्यूशन हो गया है, उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो एक बात तो ये, आप उस वाली साइड से तो जाओगे ही नहीं, दूसरी साइड ऑफ वर्ल्ड के अंदर आप जा सकते हो। फिर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तकरीबन 750 फ्लाइट्स कैंसिल होती हुई दिखाई दी है फर्स्ट कपल ऑफ डेज के अंदर ही। लंबे रूट्स की वजह से ज्यादा ऑयल लगाना पड़ रहा है और ऑयल भी महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जियो की बात करके चले तो उन्होंने अपने आईपीओ को फिलहाल के लिए डिले कर दिया है, और इसके पीछे ये ईरान वॉर नहीं है मेरे हिसाब से, इसके पीछे है जो रेगुलेटरी लिम्बो है वो। देखो जियो को आईपीओ निकालना है, उन्होंने क्लियर कर दिया था, बट उन्होंने ये भी क्लियर किया
किया था कि आईपीओ के अंदर हम खाली 2.5% ही स्टेक अपना देंगे। अभी कुछ टाइम पहले सेबी ने बोला था कि भाई ये 2.5% वाला रूल आ गया है, बट अभी ये वेट कर रहे हैं क्लैरिटी के ऊपर कि भाई क्या है क्या नहीं है, सबको समझ में आ जाए। ये ना हो ना कि भाई आईपीओ निकालने के चक्कर में गए थे, सोचा था कि भाई थोड़ा सा कैपिटल आईपीओ के थ्रू रेस कर लेते हैं, बट कहानी पूरी उल्टी पड़ गई। क्योंकि समझो अभी इनको इतने पैसे की जरूरत है नहीं, 2.5% से कोई ज्यादा पैसा नहीं आएगा। इतना पैसा रिलायंस कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर सकता है, तो उनको 2.5% देना इसलिए नहीं है कि भाई पैसा रेस करके बिजनेस बढ़ाएंगे, उनको अपने आप को लिस्ट करना है ताकि लिस्टिंग कंपनी वाली एडवांटेजेस मिल पाए। इनका आइडिया यही है कि अभी 2.5% देंगे तो 5 साल के बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तब तक इनकी मार्केट कैप भी अच्छी खासी बढ़ चुकी होगी, जब वैल्यूट करेंगे तब वैल्यूएशन बहुत अच्छी दिखती हुई दिखाई देगी। बाकी रेंटो मोजो की बात करके चले तो उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब जल्दी ही इनका आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। देखो अगर कोई कंपनी पब्लिक सीधा कन्वर्ट हो रही है, इसके कुछ कुछ रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो आईपीओ आना होता है, कई बार क्या होता है आपको नंबर ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ानी होती है, तब भी ऐसा किया जाता है, बट इनका आईपीओ आ रहा है जितना सुनने में आ रहा है। बाकी ईडी की बात करके चले तो उन्होंने एनएससी के अनलिस्टेड शेयर मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर रेड मारी है भाई। तकरीबन 8 लोकेशंस पे रेड मारी गई है मुंबई और चेन्नई के अंदर। और मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, ये एनएससी के ऊपर रेड नहीं मारी गई है। एनएससी का आईपीओ आ रहा था, उसके बिहाफ पे लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ऑटम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्टिमस फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बबली इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीमस एंजल और उन सबके डायरेक्टर, इन सब ने घोटाला किया कि भाई हमारे पास में एनएससी के शेयर्स पड़े, अनलिस्टेड शेयर्स है, आईपीओ आने वाला है, हम तुमको रेट दे देते हैं अच्छे रेट में, उसके बाद में जब आईपीओ निकलेगा तुम अच्छा खासा कमा लो। पर उनके पास थे ही नहीं, उन्होंने पैसे तो ले लिए, उसके बाद पैसों को इधर से उधर घुमा दिया और ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहा है ईडी ने। अब इसके अंदर एनएससी कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर इस न्यूज का टाइटल भी पढ़ोगे, ईडी रेड इन एनएससी अनलिस्टेड शेयर मनी लॉन्ड्रिंग केस, अगर मैं इनको इस लाइन की इधर ले जाऊंगा तो कहानी अलग हो जाएगी। इस चक्कर में शायद कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कहानी क्या है। अभी कहा जाता है कि अनलिस्टेड मार्केट से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। जो कुछ स्टार्टअप्स काम कर रही है वहां से आप एक बार को देख सकते हो कुछ, बट ऐसी कोई भी दोस्ती यारी में चल रहा है ना, उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे रेगुलेशन नहीं है ना, सेबी के अंडर आता नहीं है। बाकी मीशो की बात करके चले तो उनको भी टैक्स नोटिस मिला है भाई 1500 करोड़ का। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्होंने 2023-24 के अंदर कुछ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट वगैरह करी थी, जिसके चक्कर में भाई इनकम तो थी बट नहीं हुई वगैरह वगैरह। मीशो वाला को कहना भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो भाई कंटेस्ट करेंगे, मतलब हम लड़ेंगे कि भाई हमको पैसे देने की जरूरत नहीं है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा एवरसोर्स की बात करके चले तो वो ब्लू स्मार्ट को और उनके चार्जिंग नेटवर्क को एक्वायर कर रहे हैं और ये बढ़िया चीज हो रही है, देखने को मिल रही है। पहले भी एवरसोर्स का नाम निकल के आया था ब्लू स्मार्ट के साथ में, बट वो बनता हुआ नहीं दिखाई दिया था, बट अब फिर से नाम आ रहा है। और यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इनकी कैब सर्विस वाला बिजनेस है जो कि डिस्प्यूट के अंदर है, बट जो इनका ईवी चार्जर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्प्यूटेड नहीं है। तो डील के अंदर सब कुछ आ रहा है भाई। ये जो इनका ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ईवी चार्जिंग सुपर हब्स है, हजारों पब्लिक चार्जर्स है इनके, तो ये सारा का सारा बिजनेस अपने पास में रखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ईवी चार्जिंग बिजनेस के अंदर आने वाले हैं। और वैल्यूएशन टर्म्स में भी कोई बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को नहीं मिला। अगर ब्लू स्मार्ट की पीक वैल्यूएशन की बात करके चले $300 मिलियन की थी, अभी $145 मिलियन के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है और ये सही है। मतलब 60% ड्रॉप आया है। जितना बड़ा कंपनी का हाल हुआ है उसके हिसाब से तो भाई वैल्यूएशन घटती हुई ज्यादा नहीं दिखाई दी है। कुछ भी मिला है, अच्छा मिला है, 1200 करोड़ तो मिले हैं। जिन इन्वेस्टर के पैसे लगे तो उनको कुछ तो मिला है। बाकी एवरसोर्स वाले अभी $100 मिलियन, तकरीबन मान लो 900 करोड़ के आसपास, क्योंकि डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, 900 करोड़ मान के चलो और डालेंगे। ये जो इनका फ्लीट वाला बिजनेस है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब गाड़ियां वाड़ियां सब वापसी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन रखी गई है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से रखी गई है कि भाई अनमोल जग्गी, पुनीत जग्गी को हटाया जाएगा बोर्ड से, मतलब उनका कोई भी नाता नहीं होना चाहिए, तभी हम आ रहे हैं। इसके अलावा आदित्य बिरला की बात करके चले तो उन्होंने राजस्थान रॉयल को एक्वायर करने के लिए भाई बिडिंग करनी शुरू करी है और ये भाई बहुत ही बड़ी बात है मेरे हिसाब से। पिछले कुछ टाइम से आईपीएल के अंदर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट आ गया है। पहले आरसीबी की खबर निकल के आ रही थी बिकेगा, फिर इसकी भी निकल के आ रही है, पता नहीं किस किस की निकल के आ रही है। और मान के चलो 10-15 दिन में सब क्लोज हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले सारी चीजें क्लोज होनी है। अभी ऑक्शन होने हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो ऑक्शन के अंदर ये अपने को नए ओनर्स देखने को मिलेंगे। बाकी वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो गवर्नमेंट इनके 27,000 करोड़ के एजीआर ड्यूज कम कर सकती है। मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ भाई, कोई
सीन है इनके साथ वोडाफोन आइडिया के लिए। कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही है इनके साथ में, ऐसा लग रहा है एकदम कायाकल्प हो रहा है बिजनेस का। भाई इन्होंने कोई बहुत बड़ी पूजा कराई है, कोई बलिया दी है इन्होंने ऐसा काम करने के लिए, मन्नत मांगी है इन्होंने। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो लंबे टाइम से तो आपने देखा होगा कुछ अलग ही हो रहा है। ऐसा दिखता नहीं था कि वोडाफोन आइडिया कभी भी सरवाइव कर सकेगा। मैंने पहले भी बोला था कि भाई 1 लाख करोड़ रुपए इनको बकाया है और 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ के क्वार्टरली लॉस कर रही है जो कंपनी, वो जिंदगी में पैसा कैसे चुका पाएगी? क्योंकि अगर 1 लाख करोड़ का ब्याज ही मान के चलोगे तो इतना बड़ा बन जाता है जितना इनका रेवेन्यू नहीं आ रहा। जो बड़े प्लेयर्स है मार्केट के अंदर जो प्रॉफिटेबल भी है, उनके प्रॉफिट से भी इतना बड़ा ड्यू उतारना उतना आसान नहीं है। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने पहले इनके जो एजीआर ड्यूज थे उसको फ्रीज कर दिया। भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुमको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्रीज हो गया है, आराम से तुम अपना बिजनेस करो, उसके बाद में देखेंगे किस्तों के अंदर कैसे पैसे लेने हैं। अब वो जो फ्रीज अमाउंट है उसको भी कम करने की बात करी जा रही है। बाकी रोजाना की बात करके चले, जो कि रूरल ई कॉमर्स स्टार्टअप है, उन्होंने 290 करोड़ रुपीस रेस करे हैं। मैंने रिसर्च मार के देखी तो भाई पता लगा कि इनकी ऐप भी है, वेबसाइट पे तो कुछ बिक नहीं रहा है बट इनकी ऐप भी है। वेबसाइट के अंदर मेरे को बहुत सारे बग्स भी दिखाई दिए, ऐप्स के लिंक काम नहीं कर रहे थे, पर फिर भी मैंने इनकी ऐप ढूंढ ली। 5 लाख इंस्टॉल्स दिखा रहा है, मतलब ये 5 लाख से ऊपर ही होगी, 1 मिलियन से नीचे होगा नंबर, बट ये बहुत ज्यादा नंबर नहीं है जिस तरीके से देखा जाए। कंपनी 2021 के अंदर शुरू हुई थी, 75 आउटलेट्स है इनकी, जो मॉडर्न रिटेल एक्सपीरियंस स्टोर्स होते हैं, वो ऐप से भी काम कर रहे हैं। कह रहे हैं हम भाई ओमनी चैनल अप्रोच के ऊपर काम कर रहे हैं, बट उसके हिसाब से इंस्टॉल्स मेरे हिसाब से बहुत कम है। बाकी ग्रोसरी स्टार्टअप फर्स्ट क्लब की बात करके चले तो वो भी $60 मिलियन रेस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो मजे की बात ये है, अभी 6 महीने पहले इनकी वैल्यूएशन $120 मिलियन थी और अभी करेंटली जो पैसा रेस कर रहे हैं ये $250 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस कर रहे हैं। 6 महीने में डबल वैल्यूएशन का गेम चल रहा है। बाकी इनका कहना है कि इन्होंने 9 महीने के फुल स्केल ऑपरेशंस के अंदर 1.2 मिलियन ऑर्डर्स डिलीवर करे। यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1,500 रुपए की है। भाई अगर आपको ग्रोसरी के बिजनेस के अंदर पैसा कमाना है तो आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू बड़ी चाहिए। 1,500 रुपए के ऊपर ना करते हुए 300-400 रुपए का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। बाकी FIIs ने फरवरी के महीने के अंदर 17,000 करोड़ के IT स्टॉक्स को डंप किया है। भाई अगर आपको याद हो, फरवरी के महीने के अंदर इक्विटी ओवरऑल ऊपर रही थी, मतलब बाइंग साइड पे रही थी। 15,250 करोड़ ऊपर था ये नंबर, जहां पर 17,000 करोड़ रुपीस IT स्टॉक से निकल गया था। मतलब ये मान के चलो IT नीचे गया था, बाकी ऊपर गए थे। अभी मार्च तक की बात करके चले, अभी तक की तो 21,000 करोड़ रुपया मार्केट से निकल चुका है। और इसका पूरा रीजन है कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वही। बाकी OpenAI की बात करके चले तो उनका ARR $25 बिलियन को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी बहुत तेजी से एक्सपैंड करते हुए दिखाई दिए। इनका रन रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं बता देता हूँ, अभी एंट्रोपिक के भी ये नंबर निकल के आए थे, उनका रन रेट भी बहुत बढ़िया चल रहा है। भाई $17 बिलियन पे वो भी पहुंच गए। ये 25 है तो 17 है। और कहीं ना कहीं एंट्रोपिक में ज्यादा अच्छा बोलूंगा 17 टर्म्स में, क्योंकि उनका यूजर बेस उतना नहीं है। वो कुछ भी फ्री नहीं खेल रहे, वो एंटरप्राइज के लिए काम कर रहे हैं जहां पर एक्चुअल बिजनेस बनता हुआ दिखाई देगा। और OpenAI वाले शायद ये चीज समझ भी रहे हैं। बाकी एंट्रोपिक का भी इसी साल IPO आना था, वो डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका रीजन कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो ये जो मिडिल ईस्ट टेंशन चल रही है उसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ फर्क दिखाई दिया है। इसके अलावा जो रेगुलेटरी स्क्रूटनी चल रही है, जो अभी फंसे है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गवर्नमेंट में कोई भी क्लॉड का मॉडल यूज नहीं करेगा, एंट्रोपिक का कुछ भी यूज नहीं करेगा, उसकी वजह से भी शायद इन्होंने अपने IPO को डिले किया है। मेरे हिसाब से इन्होंने ओपस से ही पूछा होगा, भाई बता IPO निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। ओपस ने कहा होगा भाई रुक जाओ अभी फिलहाल के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को जाने दो फिर करना। बाकी सॉफ्ट बैंक की बात करके चलिए तो $40 बिलियन का लोन ले रहे हैं वो, और ये भाई अभी तक का सबसे लार्जेस्ट बोरोइंग है एवर। $40 बिलियन की, $30 बिलियन तो ये OpenAI को दे देंगे जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने $2.25 मिलियन नेटफ्लिक्स के अंदर इन्वेस्ट किया था, ये वार्नर ब्रो वाली डील से पहले। अभी अचानक इनको कैसे पता लग जाता है भाई? ये चीज तो देखो माननी ही पड़ेगी कि जितने भी कलेश हुए हैं पिछले कुछ टाइम से, या मैं कह सकता हूँ जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, ये सैटरडे को ही सब कुछ देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट क्लोज होती है। तो जिन लोगों को पता है कि भाई सैटरडे को कलेश होना है और मंडे को मार्केट नीचे जानी है, तो फ्राइडे को शॉर्ट करके बैठे होगे, तो उस पर कुछ बोल नहीं सकते, प्रूफ भी किसी के पास नहीं मिलेगा। बट लगता तो है भाई ऐसी चीजें होती है। जैसे एलॉन मस्क करते थे ना, डॉज को उन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया मेरे हिसाब से। माना उन्होंने भी नहीं कि भाई मैंने किया है नहीं किया, बट उन्होंने भी बहुत मैनिपुलेट किया है। इसके अलावा
ओरेकल की बात करके चले तो वो ग्लोबली 30,000 लोगों को निकालने का प्लान कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है भाई, खर्चे कम करने की कोशिश करी जा रही है। कहीं ना कहीं एआई की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी, इस चक्कर में मास फायरिंग हो रही है। बाकी फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो वो भी 500 एम्प्लॉइज को अपने निकाल रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने क्लेरिफिकेशन भी दी है, अपने 3 से 4% लोगों को वो निकाल रहे हैं। हर साल परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर वो 1 से 2% लोगों को निकालते ही है। बाकी सूत्रों से मुझे पता लगा है कि एक और कंपनी जो टेक के अंदर काम करती है, जो गाड़ियों के अंदर भी है भाई, समझ जाओ फिर टेक और गाड़ी वाली कौन सी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बेच रही है, बढ़िया बढ़िया 4 व्हीलर 4x4 ड्राइव वाली गाड़ी भी निकाली है, उनके अंदर भी मास फायरिंग हो रही है। ठीक है ना ये, और वो नंबर्स बहुत बड़े नंबर्स है। रिपोर्ट्स में नहीं आएगा, ऑफिशियली नहीं आएगा, पर इंटरनली हो रहा है चुपचाप धीरे धीरे करके। अगर कोई है उस कंपनी से या किसी की जान पहचान वाला तो बताना भाई क्या अंदर में कहानी चल रही है। नाम मैं ले नहीं रहा क्योंकि भाई पता तो सबको लग ही गया है किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पर नाम ले नहीं रहा मैं क्योंकि मुझे सूत्रों से पता लगी है, कोई ऑफिशियल सोर्स से नहीं पता लगी है। बाकी कर्नाटक गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने सोशल मीडिया को बैन करने की बात करी है अंडर 16 के लिए। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो यूज नहीं कर सकते, 16 साल के बच्चे सोशल मीडिया, ना वो इंस्टाग्राम देखेंगे, ना फेसबुक देखेंगे, स्नैपचैट देखेंगे, ना टिकटॉक टाइप की कोई ऐप देखेंगे। क्या होगा भाई बच्चों का, मैं कह रहा हूँ क्या होगा, बहुत सारे यूट्यूबर का जिनकी ऑडियंस ही इसी एज ग्रुप के अंदर आती है। बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूबर है भाई जिनका एज ग्रुप ही है, अपना नहीं है भाई। मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, हमारे को बड़े लोग ही ज्यादा देखते हैं। बाकी कर्नाटक गवर्नमेंट प्लान कर रही है चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, एजुकेटर्स, एक्सपर्ट्स के साथ में इस चीज को थोड़ा और समझने का कि किस तरीके से रूल को फाइनलाइज करना है और किस लेवल पे बैन करना है। क्या ऐप लेवल पे बैन होगा या टेलीकॉम लेवल पे बैन होगा? और सवाल तो यही है, क्या ये बैन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखो मेरी बेटी अभी 5 साल की है और वो इंस्टाग्राम चलाती है, इंस्टाग्राम पे रील्स बना लेती है खुद से, अकाउंट उसका प्राइवेट है चाहे, बट वो बहुत कुछ कर लेती है इंस्टाग्राम के ऊपर। और मुझे लगता है फ्यूचर यही है, तो क्यों ना दिया जाए बच्चों को फोन भाई। हाँ ठीक है, टू मच फोन नहीं होना चाहिए, बट ये होना चाहिए कि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता हो। वो जेमिनी यूज करती है, वो चैट जीपीटी यूज करती है। इनफैक्ट उसने एक अपने लिए खुद ऐप भी बनाई है अभी ऑफिस जाके। उसने चैट जीपीटी को ऑडियो में समझाया उसको क्या चाहिए। मतलब मेरी टीम मेंबर एक बैठी हुई थी साथ में कि क्या करना है, उसने पहले चैट जीपीटी से बात करके ऐप समझाई, उसने उसको जो ब्रीफ था उसको कॉपी मार के एक ऐप बनाने वाले टूल को दे दिया। उसके बाद में मेरी बेटी ने उसको देखा, सही है सही है, फिर वो समझा रही है यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे ऐसा कहिए, ऐसा किया, ऐसा किया। उसने अपनी इंटरनल ऐप बना दी भाई। बेसिक है, कोई प्रो लेवल की नहीं है, बट ठीक है ना, एज अ 5 साल का बच्चा कुछ कुछ चीजें कर पा रहा है तो अच्छी बात ही है ना। अगर इंडिया की पीसी शिपमेंट की बात करके चले तो वो पेंडेमिक लेवल को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ज्यादातर कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करती हुई दिखाई दी है। लिनोवो ऑलमोस्ट 20% से ग्रो किया है, असूस ऑलमोस्ट 19% से ग्रो किया है, डेल उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है और एचपी भी नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई देखो इनका मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है ना। बट आप लिनोवो को देखो ना, लिनोवो का मार्केट शेयर बड़ा होने के बावजूद भी अच्छे लेवल पे ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि उन्होंने चेंजेस के ऊपर ध्यान दिया है। बाकी मुझे लगता है सब लोग रोएंगे। मैक इज द बेस्ट डिवाइस। आप ये कह सकते हो कि एक्सपेंसिव है, ये वो है, अभी मैक नियो भी आ गया है। मैक नियो मान लो मैकबुक M1 के आसपास की चीज है, सेकंड हैंड ढूंढोगे M1 M2 आपको कहीं ना कहीं से सस्ते में मिल जाएगा। वो वे बेटर रहने वाला है ये विंडोज डिवाइस से। जिसने पहले विंडोज यूज करी है और वो मैक पे स्विच हुआ है, प्लीज कमेंट बिलो यार, लोगों की मदद करो। मुझे लगता है कि ये दुनिया को जानना चाहिए। आईफोन कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं है एप्पल का, किया होगा भाई किसी जमाने में, पर आईफोन में कुछ बहुत खतरनाक चीजें नहीं होती। ये नहीं है कि आप एंड्रॉइड से iOS में जाओगे उसके बाद में वापसी आप एंड्रॉइड पे नहीं आ पाओगे, ये सब हवा बनाने वाली बातें हैं। बट एक बार आप मैक पे चले गए तो आप विंडोज को यूज ही नहीं कर पाओगे, आपके लिए अनयूजेबल हो जाएगी। ये एक रियलिटी है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। और तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।